इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ममता के ऐलान के साथ शुरू हुआ टिकट को लेकर टीएमसी में विरोध, और साथ ही बताएंगे अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार की गुत्थी कैसे और उलझ गई। लेकिन सबसे पहले सेना के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की खबर थी। गुजरात के केवड़िया में तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है और अब से थोड़ी देर में रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। गुजरात में पीएम मोदी का डेस्टिनेशन है नर्मदा जिले का केवड़िया कैंप, जहां तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले इसमें शामिल हो चुके हैं। राजनाथ सरदार पटेल के स्टैच्यू भी पहुंचे और देश के आयरन मैन को श्रद्धांजलि दी। आज कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन यहां पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार है। सेना के जवानों के बीच 4.5 घंटे पीएम मोदी रहेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जेसीओ रैंक के ऑफिसर्स और जवानों को भी बुलाया गया है। सेना का यह संयुक्त सम्मेलन साल में एक बार आयोजित होता है। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के सामने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होती है। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पहले सेना के कमांडर से मिलेंगे, पूरे कार्यक्रम का जायजा लेंगे। उसके बाद संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं के कमांडर्स को संबोधित करेंगे। सरहद पर बढ़ती चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच आज पीएम मोदी का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आजादी की 75वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी से कमर कस ली है और देश के चुनिंदा 259 लोगों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अगले साल 15 अगस्त को भव्य बनाने की दिशा में इसे काम करेंगे। अगले साल यानी 2022 में देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। इस खास मौके पर अभी से खास इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कल पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यों की उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति बनाई गई। ये समिति भारत की आजादी के 75 साल होने पर कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी। समिति के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, 28 मुख्यमंत्री और इसके साथ सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोगों को भी विशेष रूप से बुलाया गया है, जिनमें अभिनेता दिलीप कुमार, भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, योग गुरु स्वामी रामदेव और मीडिया जगत से इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का नाम भी शामिल है। इस खास कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ है, इसलिए 12 मार्च को पीएम मोदी ऐतिहासिक दांडी मार्च निकालेंगे। देश आज़ादी के 74 साल पूरे कर 75वें साल में प्रवेश करने जा रहा है और उसी के सेलिब्रेशंस के भाग रूप इस दांडी यात्रा का एक बार फिर उसी तरह से हूबहू आयोजन किया जा रहा है, जैसा 91 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसे शुरू करके किया था। ठीक उसी तरह से 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस दांडी मार्च का शुभारंभ करेंगे, जो कि 21 दिन तक चलेगा और इसमें हर रोज एक केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे। समारोह की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय समिति 8 मार्च को पहली बैठक करेगी। ममता बनर्जी चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद नंदीग्राम का मुकाबला दिलचस्प हो गया है और ममता के ऐलान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि नंदीग्राम से ममता को हराकर भेजेंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम सीट की है, जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नंदीग्राम बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से जीते थे, लेकिन अब ममता ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करके शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ बीजेपी को भी चुनौती दे दी है।
ममता बनर्जी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी भी फोर्स लगा लो, जीत टीएमसी की ही होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी का, हिमाचल से बिंदा पर्वत जितना भी है ना, सब फोर्स को इधर भेज देने बोलो। उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। ये जनता का बात है। बीजेपी ने ममता पर अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ने पर सवाल उठाए हैं। ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा, कब से वो भवानीपुर सीट उन्होंने डेजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात पर फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी रैली करने जा रहे हैं, जहां उनके निशाने पर ममता बनर्जी ही रहने वाली हैं। हालांकि वो पहले ही दावा कर चुके हैं कि बीजेपी ममता दीदी को नंदीग्राम में 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएगी। टीएमसी के पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को तरजीह देना ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही टीएमसी में टिकट को लेकर बवाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल अपने चरम पर है। ममता दीदी पहले ही बागी नेताओं का दर्द झेल रही थी। अब उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं ने भी विरोध की ज्वाला को भड़काना शुरू कर दिया है। वहीं सायोनी घोष जैसे विवादित छवि वाले नेता भी ममता बनर्जी के गले की फांस बन सकते हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ममता बनर्जी पर फूटा है। दरअसल हावड़ा की उलुबेड़िया सीट से टीएमसी ने पूर्व फुटबॉलर विदेश बोस को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि बाहरी की जगह किसी स्थानीय नेता को कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। আমরা দিদি থেকে নিয়ে অভিষেক ব্যানার্জি, সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম প্রত্যেক নেতৃত্বের কাছে আমরা বাইরেটার পাঠিয়েছি। না আমরা বিদেশ বস্তুকে মানছি না, আমরা বহিরাগত মানবো না, আমাদের ভূমিপুত্র দরকার। पूर्व उलुबेड़िया की तरह बाकी जगहों पर भी ममता दीदी को कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जिन 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, उनमें से 27 विधायकों का टिकट काटा गया है, जबकि 100 नए चेहरों को मौका दिया गया है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा का आज 3 राज्यों में रोड ब्लॉक करने का प्लान है। आज किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 5 घंटे के लिए रोड ब्लॉक करेंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे किसानों ने आज सड़क जाम और नाकेबंदी को हथियार बनाया है। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 5 घंटे के लिए रोड ब्लॉक करेंगे। किसान कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेसवे की 5 घंटे की नाकाबंदी करेंगे। इसके साथ ही डासना, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर भी जाम लगाएंगे। आज टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे और सभी किसान काली पट्टी बांधकर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। 100 दिन के आंदोलन में किसानों ने आंदोलन तेज करने के कई तरीके अपनाए। 26 नवंबर 2020 से शुरू हुए किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए। 1 दिसंबर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच 11 राउंड की बातचीत हुई। किसान तीनों कानूनों की वापसी और MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। सरकार ने कानून को 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसानों ने स्वीकार नहीं किया। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया, जिसे 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया। एंटीलिया केस में संदिग्ध स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की वजह से गुत्थी और उलझ गई है। मनसुख के परिवार ने सुसाइड थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मामले में मिले रहे सबूत से भी पता लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सवाल वाकई तमाम हैं। सबसे पहले तो ये कि मनसुख की डेड बॉडी ठाणे में क्रीक से मिली, लेकिन उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मुंबई के विरार की मिली। दूसरा सवाल रुमाल को लेकर है। क्या कोई शख्स 5 रुमाल मुंह में ठूसकर खुद अपनी जान ले सकता है? पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है एंड दे हैव केप्ट द ओपिनियन रिजर्व। जैसे ही हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा।
एंटीलिया केस में इकलौते गवाह की मौत ऐसे संदिग्ध हालत में कैसे हो गई? मुंबई पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अब मामले की जांच ATS से कराने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर सियासी तकरार भी शुरू हो चुकी है। इस केस को समाप्त करने के लिए ही ये सबसे बड़ा दुआ था, क्योंकि जिसकी गाड़ी थी वो इस केस में मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा विटनेस भी था, और पता नहीं मतलब वो सम्मिलित थे कि नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पुलिस की जब इंक्वायरी चालू है ऐसे समय उनकी मौत, ये मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से संदेह पैदा कर रही है। वो मनसुख हिरेन की बॉडी आज सुबह थाना में मिल चुकी है मुमरा में। उसकी पूरी जांच चालू है। बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसके डेथ की वजह क्या है उस सब डिटेल मालूम पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस मनसुख हिरेन की मौत की खबर आने के 2 घंटे पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा में मामले की जांच NIA से कराने की मांग कर रहे थे। जैसे ही मनसुख हिरेन की मौत की खबर आई, हंगामा मच गया। इसे देखते ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को विधानसभा तलब की और पूरा ब्यौरा लिया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। टैक्स चोरी के मामले में डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू से पूछताछ में कॉमन सुराग का पता चला है। और इसी बीच तापसी के बॉयफ्रेंड ने खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर खेल मंत्री ने कहा है कि कानून को अपना काम करने दीजिए। घर पर छापे और 3 दिन से पूछताछ के दौरान मुश्किलें बढ़ी तो तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड मैथियस बॉय सामने आए। ट्विटर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू को टैग कर परिवार के परेशान होने की बात बताई। मैथियस बॉय ने ट्वीट कर लिखा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। आयकर विभाग तापसी पन्नू के परिवार वालों, मुख्य रूप से उनके माता पिता पर बिना वजह दबाव बनाने के लिए उनके घर पर छापेमारी कर रहा है। किरेन रिजिजू प्लीज कुछ करिए। तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड के ट्वीट पर किरेन रिजिजू ने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि उन्हें अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभानी चाहिए। भारत की धरती का कानून सर्वोच्च है, हमें उसका पालन करना पड़ेगा। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके और मेरे मामले से बहुत आगे है। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। भारतीय खेल के लिए यही सबसे अच्छा रहेगा। जैसा कि किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, मुंबई में तापसी पन्नू के घर रेड के बाद बरामद कैश, रिसिप्ट और मोबाइल लैपटॉप डेटा की जांच चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में IT डिपार्टमेंट को अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के कॉमन कनेक्शन हाथ लगने के बाद दोनों के घर और दफ्तर पर पिछले 72 घंटों से डेरा डाला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में अनुराग कश्यप ने करीब 15 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे। खास बात यह है कि ये पैसा फैंटम फिल्म के अकाउंट से दिया गया, जो अब बंद है। ठीक इसी तरह तापसी पन्नू ने भी हाल ही में घर का रेनोवेशन करवाया था, जिसका खर्च अनुराग की कंपनी के खाते से भुगतान किया गया। इनकम टैक्स विभाग को शक है कि इस कंपनी को बंद करने का मकसद लाभ को छिपाकर टैक्स बचाने का था। इनकम टैक्स विभाग अब फैंटम फिल्म्स के पूर्व अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने वाला है। महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ ही अब पंजाब में दोबारा तेजी से फैलते कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो 6 मरीजों में कोरोना वायरस का UK वाला खतरनाक स्ट्रेन भी मिला है। महाराष्ट्र के बाद देश के 6 और राज्यों में कोरोना तेजी से अपने पैर फैलाने लगा है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को जनवरी के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं, तो पंजाब के अलग अलग शहरों में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वहीं इंदौर में बिना विदेश गए 6 मरीजों में UK स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पिछले 24 घंटे में 10,216 कोरोना केस सामने आए और 53 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 88,800 से ज्यादा हो गई है। इस बीच नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन को 14 मार्च तक बढ़ा दिया है और नागपुर में किसी भी सोशल एक्टिविटी और पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 312 मरीज सामने आए और 3 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1779 पहुंच गई है। उज्जैन में नया रेलवे स्टेशन चिंतामन गणेश उद्घाटन से पहले ही सुर्खियों में आ गया है और स्टेशन का नाम हिंदी के साथ उर्दू में लिखे जाने का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ की उनकी कोई भी भाषा जिसने इस देश पर आक्रमण किया, मुगलों की भाषा को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने आपत्ति दर्ज कराई तो रेलवे को चिंतामन गणेश स्टेशन से उर्दू में लिखे शब्दों को हटाना पड़ा।
वही हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं, या कोई पाकिस्तान है, या कोई कठमुल्लों का शहर है, या कोई टोपी बजाने वालों का देश थोड़ी है। ये तो तिलक लगाने वाले और भगवा धारण करने वालों का नगर है, और मध्य प्रदेश भी उन्हीं का ही है। ये स्टेशन चिंतामण गणेश मंदिर के नाम पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन होना अभी बाकी है, लेकिन विरोध होने पर रेलवे ने उर्दू में लिखे नाम को मिटा दिया। चिंतामण गणेश का नाम हिंदी और इंग्लिश में ही होना चाहिए था, तो रेल प्रशासन ने उर्दू के नाम को हटाकर अपनी गलती में सुधार किया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी स्टेशन का नाम उर्दू में लिखा गया था, बल्कि रेलवे विभाग देश भर में स्टेशनों के नाम लिखने में हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भाषा का इस्तेमाल भी करता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की केवड़िया पहुंच चुके हैं। वो यहां पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।